हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होगे। मैं राजीव यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स बाय राजीव यादव पर। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं और बच्चे इनमें कई ज़्यादा तरीके से फंस जाते हैं। और ये क्वेश्चन आजकल मॉक टेस्ट में भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, जो बच्चों ने मुझे डाउट के तौर पर भेजे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही शानदार और बेहतरीन सवाल है, ज्योमेट्री पर आधारित। कह रहा इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड आर पॉइंट ऑन साइड्स पी क्यू क्यू आर पी आर सच दैट पी एक्स रेशियो एक्स क्यू बराबर 1:1, पी जेड रेशियो जेड आर 1:2, क्यू वाई रेशियो वाई आर 2:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड टू दैट ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड। तो इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं कहूं एक ये ट्राइंगल है बच्चों, और इस ट्राइंगल का नाम दिया पी क्यू आर, और यहां पर मैंने कहा पी क्यू पर एक पॉइंट है एक्स, क्यू आर पर एक पॉइंट है वाई, और पी आर पर एक पॉइंट है जेड। ठीक है, और इनका जो रेशियो दिया वो दे रखा है 1:1, और ये दे रखा है 1:2, और ये दे रखा है 2:3। उसने कहा है कि जब इनको मिलाते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। आपको दिख भी रहा होगा एक्स वाई आर जेड नाम का क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि पी एक्स जेड और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड का रेशियो बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्राइंगल की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल दिया हो और उस एंगल को बनाने वाली दो साइड दी हो, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आपने पढ़ भी रखा है लेकिन आप भूल गए होंगे। जैसे मैं कहूँ ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, एंगल इसको मैंने अल्फा बना, इसके सामने की भुजा ए, इसको मैंने बीटा कहा, इसके सामने की भुजा बी, इसको मैंने गामा कहा, इसके सामने की भुजा सी। तो अगर मुझे एंगल ए के अकॉर्डिंग यानी अल्फा के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़े, तो मैं सिंपल कहूँगा 1/2। इसको एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, सी और बी, तो 1/2 सी इंटू बी साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर बीटा के अकॉर्डिंग मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो 1/2 ए इंटू सी साइन बीटा, ए इंटू सी इस एंगल को बनाने वाली साइड्स ए और सी। इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया इसके अकॉर्डिंग निकालूं तो मैं कहूंगा 1/2 ए इंटू बी साइन गामा। क्लियर बात समझ में आ गई। ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि अब आप भूल चुके हो, प्रैक्टिस में नहीं हो। अब मैं बात करूं इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो आओ मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप कंपैरिजन करो इस ट्राइंगल का और पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड का और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का आप कंपैरिजन करो, तो दोनों में ही ये एंगल कॉमन है। इस ट्राइंगल में और पूरे ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है। अगर ये ए साइड है तो ये पूरी जो हो जाएगी वो 2a हो जाएगी। अगर ये बी साइड है तो ये पूरी हो जाएगी 3b हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। और अगर ये 2c साइड है तो ये पूरी जो हो जाएगी वो 5c हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में। क्लियर है। चलो अब मैं कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड अगर निकालूंगा तो 1/2 एंगल पी के अकॉर्डिंग निकालूंगा। एंगल पी इसको नाम देते हैं हम थीटा कह देते हैं, या थीटा कह दो या अल्फा कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा 1/2 इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, एक ए है और एक बी है, तो ए इंटू बी, और यहाँ कहूँगा साइन अल्फा। इसी तरीके से अगर ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालूं तो 1/2 ये साइड इंटू ये साइड और साइन अल्फा। क्लियर है। ये साइड कितनी है तो 2a है, ये साइड कितनी है 3b है, और यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन अल्फा ए बी से ए बी खत्म, 1/2 1/2। तो ये आपको पता चलेगा
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड और पी क्यू आर का जो रेशियो आएगा वो 1 और 6 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर मैं इसका, इस ट्राइंगल का और पूरे ट्राइंगल का एरिया कंपैरिजन करूं, मतलब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एक्स वाई और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का कंपैरिजन करता हूं और इसके अकॉर्डिंग करूंगा, मैं मानता हूं ये बीटा है। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन कौन सी है? तो आप कहोगे ये जो है ये ए है और ये जो है ये 2c है। तो 1/2a इंटू 2c इंटू साइन बीटा अपॉन 1/2। इसको बनाने वाली, पूरे ट्राइंगल को लेके इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है? एक 2a है, एक 5c है। एक 2a है और एक 5c है, साइन बीटा। तो साइन बीटा c से c खत्म, a से a खत्म, 2 से 2 और 1/2 से 1/2। तो आप कहोगे ये आएगा 1/5। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया है वो 6 है, जबकि यहाँ पर एरिया जो है वो 5 है। तो चेंज क्यों है? बराबर करो इसको, मेन चीज़ है बराबर करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ करता हूँ 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको पता चला पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो 30 है, पूरे ट्राइंगल का 30 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बात समझ में आ गई? इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना है? 5 है और इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना है? 6 है। तो मेरे बच्चों कोई डाउट इसमें अब होना नहीं चाहिए कि अगर पूरे का 30 है, ये 5 और 6 11 है, तो ये जो होगा वो 30 माइनस 11 कितना होगा? 19 होगा। मतलब क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई आर जेड का एरिया 19 है, जबकि ट्राइंगल पी एक्स जेड का एरिया जो है वो 5 है। तो आप सिंपल कहेंगे इनके एरिया का जो रेशियो आएगा वो 19:5 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसमें केवल आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि एक ट्राइंगल का एरिया अगर एंगल दिया है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि जब 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, x के अंकों का योग बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे बच्चों बड़े सिंपल से साधारण से क्वेश्चन होते हैं। नंबर सिस्टम का बहुत ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिंपली क्या करना है? सिंपली आपको इन नंबर्स का डिफरेंस देखना है। इन नंबर्स का क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर डिफरेंस जो है वो कितना है? 3 यहाँ, 10 यहाँ, 13 और 213 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस चेक करूँगा तो 4 और 26 यानी 426। तो ये कुल मिलाकर 426 का ही फैक्टर है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी संख्या लेनी है आपको, अगर उसका फैक्टर है तो छोटी संख्या लेनी है। अब आपका जो आंसर होगा या तो ये डिफरेंस होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर और कौन सा हो सकता है? तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 71 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। कुल मिलाकर ये 4 नंबर पॉसिबल हैं जिनसे मैं डिवाइड करूं इसमें तो सेम रिमाइंडर आएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि x के अंकों का योग बताना है। तो मेरे बच्चों इसका योग कितना है? 6, इसका योग कितना है? 8, इसका योग 3 और ये कितना है? 1। इनमें से जो ऑप्शन में दिखाई दे जाए वही आपका आंसर है। जो ऑप्शन में दिखाई दे जाए वही आपका आंसर है। यूजुअली 1 तो होगा नहीं, 1 नहीं लेके चलते हम, ठीक है, हम उससे बड़े नंबर लेके चलते हैं। तो ऑप्शन में या तो आपके 8 हो सकता था या आपका 6 हो सकता था। अगर 8 होगा तो 6 नहीं होगा और 6 होगा तो 8 नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10,424 से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लेट x be the least number which subtracted from 10,424 gives a perfect square number। तो ये सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर स्क्वायर
परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती क्या है। जैसे मैं कहूँ ये नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, ये नंबर दे रखा है आपको 10,424, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। मैं जहाँ तक जानता हूँ 101 का स्क्वायर जो होता है वो 102.01 होता है, 102 का स्क्वायर जो होता है वो 104.04 होता है, 103 का जो स्क्वायर होता है वो ये कितना है 106.09 होता है। क्लियर है। अब ये आप कैसे कहोगे सर निकालते कैसे हैं इसको, तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिकें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 100 के पास की वैल्यू की बात करता हूँ भी, जैसे मुझे 106 का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इस नंबर में 6 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 112, और 6 का स्क्वायर करो तो 36। क्लियर है। इस तरीके से आप वैल्यू देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पता चल रही है कि ये जो वैल्यू है इसके पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, यानी इसमें से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, तो आप कहोगे 20 घटाना पड़ेगा इसमें से। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए। तो 20 में मैं ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप यही ऑप्शन से ही कर लो। 20 दूनी 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 20 पंजे 100 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 5 आपका आंसर हो जाएगा। 20 पंजे 100, 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको देख कर चलना। कुछ और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2-4 और एग्जाम्पल देकर। जैसे मैं कहूँ 109 का स्क्वायर निकालना है, तो आप कहोगे 100 से 9 ज़्यादा है, तो 109 में 9 ऐड करो तो 118, और 9 का स्क्वायर 81। क्लियर है। जैसे और देखो, मैं अगर कहूँ 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो पहले 12 का स्क्वायर करो 144, 2 डिजिट लो, एक कैरी करो। 112 में 10 जोड़ो, 12 जोड़ोगे तो 124 होगा, एक कैरी तो 125। आप इससे कम भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मान के चलो 96 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और 96 के 4 कम करो तो 92। कम के केस में कम करना है, ज़्यादा के केस में प्लस करना है। जैसे मुझे अगर 92 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 92 से 8 कम करो तो आप कहोगे 84, 64 इसका आंसर हुआ। क्लियर बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बाकी कभी किसी दिन मैं स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। आगे का सवाल देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला के प्रथम 20 पदों का योग बताना है। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। तो पहली बात तो अगर ऐसी सीरीज आपको दी है और आप सीजीएल मेंस देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सीरीज का जो सम होता है ना, इस सीरीज का जो सम होता है वो सिंपल होता है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कैसे आता है ये। आओ देखो, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा है 1 इंटू 2, यहाँ लिखा है 2 इंटू 3, यहाँ लिखा है 3 इंटू 4। बस इतना ही देखते हैं, बाकी आप समझ जाओगे। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 2 का मतलब 1 प्लस 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं 3 को कहूँ कि इसका मतलब 2 प्लस 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ 4 का मतलब 3 प्लस 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से आगे चलेगा मैटर। तो आप यहाँ देख रहे हो 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 1 गुणे 1 1 आएगा, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और 2 इंटू 1 2 आएगा, तो 3 गुणे 3 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 1 3 आएगा। तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुल मिलाकर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी टोटल जितनी संख्याएं पूछी हैं उसका स्क्वायर आएगा, और प्लस में आएगा 1 2 3 4, इस तरीके से टोटल जितनी संख्याएं पूछी। यानी मेरे सामने 2 सीरीज निकल के आ रही हैं, एक स्क्वायर की फॉर्म में, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में। क्लियर है। तो आप देखो यहाँ आप जाते हो सम ऑफ n टर्म्स, परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, तो n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है।
जबकि यहाँ पर क्या होता है सम, तो आपको पता है n+1/2 होता है। अगर आप इसको ऐड करें तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, पहली बात तो कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेना ही क्यों है, कॉमन ले लेते हैं। तो n+1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2n+1/3, यहाँ +1। तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा है कि आएगा n+1/2, ये 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये बचेगा 2n+4/3। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके सिंपल काट सकता हूँ, तो आपका आंसर जो आएगा वो n+1 n+2/3 आएगा, जो कि मैंने बता दिया। इसको क्या दिक्कत है भाई प्राणी को, चलो आ जाओ। तो यहाँ सर ये निकल के आएगा, तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है इसको, कि जब भी ऐसी सीरीज बने आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन में इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे 20 टर्म्स का पूछा है तो मैं कहूँगा 20 गुणे 20 और 1 21 गुणे 20 और 2 22 बटे कितना है 3, 3 से काटा 7 बार, 7 दूनी 14, 140 में अगर मैं 22 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 14 दूनी 28, 28 2 30, आपका आंसर आ जाएगा 3080 के बराबर। क्लियर बात समझ रहे होगे मेरी। इन फॉर्मूलों को याद कर लो, बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं ये, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस से बहुत ही बेहतरीन शानदार सवाल है, इस बार यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। कह रहा एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा रखा गया, तो सिंपल है सीपी अगर 100 है तो आप कहोगे एमपी जो होगा 140 होगा। ठीक है, इफ अ डिस्काउंट ऑफ x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल देन अ फाइनल प्रॉफिट ऑफ 12%। तो फाइनल प्रॉफिट अगर 12% है तो वस्तु 112 में जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर कितना डिस्काउंट है, 28 का, 28 का डिस्काउंट है 140 पर, यानी 1/5, आप कहोगे 20% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है। आगे कह रहा है इफ सीपी ऑफ अ न्यू आर्टिकल इज Rs 2400 एंड x% प्रॉफिट इज डिजायर्ड, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको सिंपल सा है कि 2400 की वस्तु पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 5 की वस्तु 6 में बेचनी है। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 2880। कौन सा ऑप्शन, तो आपने कह दिया सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का अंतिम सवाल बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक सा दिखने वाला सवाल है। कह रहा है रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर अ सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, हाउ एवर owing to a shortage of labor 22.5% of the raw material could not be utilized and got waste. 80% of the cost of raw material use was added as the cost of manufacturing. If Ravanna could sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of the total cost of the raw material purchased was the mark price of the product? बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल है, लेकिन मैं सलाह देना चाहूँगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो अगर आपके पास टाइम कम है तो स्किप कर दो, और अगर टाइम आपको लग रहा है कि मेरे पास सफिशियंट है तो इसे ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। वो सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई एक रमन्ना है, उसने कुल मिलाकर कच्चा माल खरीदा होगा, उसने कच्चा माल खरीदा लेकिन मजदूरों की कमी के कारण इतना माल उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसने क्या किया, बची हुई जितना भी माल था उसका 80% और यूज़ कर लिया कॉस्ट प्राइस के रूप में। मतलब एज अ ये कह सकते हो कि उसने कुछ चीज़ उत्पाद करने में पैसा और लगा दिया, कुछ कंस्ट्रक्ट करने में पैसा लगा दिया ताकि लेबर की कमी को पूरी कर सके। ठीक है, और उसके बाद उसने देखा कि जो पैसा उसने एंड में लगाया उसका 20%
डिस्काउंट के बाद भी 20% का प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है उसे। तो ओवरऑल उसे ये बताना है कि उत्पाद का अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का एमआरपी कितने टाइम से। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं देखो सिंपल सा बताऊं, अगर मैं ये कहूं कि उसने 100 kg उत्पाद लिया और वो उसे 100 रुपये का पड़ा था, ठीक है, सिंपल बात समझना, अगर उसका सीपी 100 रुपये का था तो इसमें से 22.5 तो वेस्ट हो गया, तो उसका यूज्ड जो है वो 77.5 का है। क्लियर है? और उसने जो कॉस्ट बढ़ाई वो ये जो यूज हुआ इसकी 80% बढ़ाई, तो 80% मतलब सीधा लिख लो 4/5। तो 5 से काटोगे 5 1 5, 5 7 35, 5 25, 17 चौका 68 और ये 70 आ जाए, नहीं कुछ 1 मिनट काटना पड़ेगा, 5 1 5, 5 25 और 5 25 गलत कट गया, ये 15.5 आएगा। कितना आएगा? 15.5 आएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 4 जा 60 और 2 62 आ गया। तो मुझे ये बताओ कि टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी कितना हुआ। तो आप कहोगे 100 रुपये पहले लगाए थे, 62 रुपये उसने ये कर दिया, यानी टोटल जो पड़ा वो कॉस्ट 162 पड़ी एंड में आकर। ठीक है, उसने कहा ये सब करने के बाद जो सीपी और एसपी का प्रॉफिट है, जो सीपी और एमपी का रेशियो है, वो आप कैसे निकालेंगे। अगर मैंने बताया था, अगर आपको ये कहे कि इतने % डिस्काउंट के बाद भी इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, इतने % डिस्काउंट के बाद भी इतने % का प्रॉफिट होता है, तो मैंने बताया था सीपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80, और 100 में से 20 जोड़ा कितना हो गया? 120। तो आप कहोगे इसका जो रेशियो है वो 2:3 आ रहा है। सिंपल है, 2:3 आ रहा है। तो 2 जो है वो 162 की वैल्यू है, 162 की वैल्यू है, 81 टाइम है, तो ये भी जो होगी वो 81 टाइम होगी। तो आप कहोगे ये आएगी 243, यानी फाइनल एसपी जो था वो 243 फाइनल एसपी था, सॉरी एमआरपी, फाइनल एमआरपी जो था वो 243 था, जबकि सीपी कितना है? 100। ये इसका कितना टाइम है? तो आप कहोगे 2.43 टाइम है। यही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। यही आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे आज के बेहतरीन और शानदार सवाल जो अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए, और वीडियो लाइक करें इसको अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हो सके तो जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ प्रॉफिट ले सके। तो चलिए आज मैं लेता हूँ अलविदा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।